राय स्वाति जी की तरफ से। लेकिन अब चलते हैं राजेश जी की तरफ। राजेश जी, मुझे पता है आप कलकत्ता से ही अभी बात कर रहे हैं और कलकत्ता में दुर्गा पूजा का फेस्टिविटीज जो है जोर जोर शो से जो शुरू हो रहा है। दुर्गा पूजो, करेक्ट। तो राजेश जी बताएं, महालय तो अभी सेलिब्रेट हो भी गया, हाँ। किस तरह जो है पूजा का प्लानिंग चल रहा है? दुर्गा पूजा बहुत बड़ा होता है बंगाल में। गुड आफ्टरनून शरद जी, बाकी भी जो मैं पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि दुर्गा पूजा की बहुत ज्यादा हलचल बंगाल में रहती है और आपको बता दो यूनेस्को से हेरिटेज स्टेटस मिला इसे 3-4 साल पहले। तो उसके बाद तो विदेशों से भी बहुत पर्यटक आने लगे और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सेलिब्रेशन किसी और स्टेट में किसी और फेस्टिवल का होता होगा भारत में। मेरे अंदाज से तो नहीं होता होगा जैसा यहाँ होता है। और पहले अक्सर ऐसा होता था कि छठवें नवरात्रे या सातवें नवरात्रे से लोग बाहर निकल के घूमना वगैरह चालू करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे चलन बढ़ा और लोग 2-4 दिन पहले होने लगे, फिर महालय से होने लगे और अब हालात ऐसे हैं कि महालय से भी 3-4 दिन पहले यानी कि श्राद्ध पीरियड में ही लोगों ने घूमना चालू कर दिया है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होने लगी है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, पहले से ही निकलने लगे। तो एक्साइटमेंट बिल्कुल बनी हुई है। हर बार कुछ नए थीम्स पे पंडाल्स बनते हैं, लोग जाते हैं। इवन मैं आपको शेयर कर दूं कि मैं खुद 6-7 दिन अ, सारी रात यानी रात को 7-8 बजे से सुबेरे 7-8 बजे तक सड़कों पे ही घूमते हुए रहेंगे। तो इस तरीका का एक्साइटमेंट यहाँ रहता है। मेरे ख्याल से पंडाल हॉपिंग जैसा कुछ होता है। स्वाति, निमेश, क्या आप भी यही करते हैं? पता नहीं, आप बॉम्बे से अगर हैं तो काफी कम जगह बॉम्बे में पंडाल लगते हैं, लेकिन क्या पंडाल जाना होता है स्वाति? डेफिनेटली पंडाल्स का फिर बट अगर हम कंपेयर नहीं कर सकते कलकत्ता और मुंबई का, ऐसे वाइब्स हम लोग गणपति में हम लोग देखते हैं मुंबई में। बट ये डेफिनेटली पंडाल्स लगते हैं, बट उस तरह का वाइब्स नहीं होते हैं जैसे कंपेयर टू कलकत्ता। बट डेफिनेटली हम लोग विजिट्स करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे माता जी बैठते हैं, तो हम डेफिनेटली जाते हैं फॉर दर्शन पर्पस। जी बिल्कुल। देखिए, पूरी जो है पैंडल हॉपिंग की जो है ऑफ कोर्स बज़ आ गई पूरे स्टूडियो में। शायद मैं भी कुछ एरियाज में पैंडल हॉपिंग आज रात कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन कहाँ जाओगे? बिकॉज गिनी चुनी जगह तो जाया जा सकता है बॉम्बे में। नहीं, अगर बॉम्बे में बता दूं कहाँ पे, दादर एरिया है, वहाँ पे जाइए आप। जुहू में जाएं, नवी मुंबई में, बोरीवली में, लोखंडवाला में, ये 4-5 जगह जहाँ पे बड़े बड़े जो है बंगाली कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं। और वहाँ जाके जो है जाए, रात में जाए, रात के 8-9 बजे के बाद। तो भीड़ रहेगा लेकिन एंजॉय भी आप जरूर करेंगे। लेकिन राजेश जी, आपसे एक बार और पूछना चाहते हैं कि फेस्टिविटीज तो हो गई, लेकिन इन्वेस्टर्स को भी कुछ चाहिए। क्या वो डोमेस्टिक फेसिंग हो या एक्सपोर्ट स्पेसिफिक, कौन से सेक्टर्स आपको लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं अब यहाँ से? अब देखिए, आखिरी 3 महीने बाकी हैं। देखिए, इस वक्त जिस जो ऐसे हालात बन गए, फिर वो चाहे ट्रम्प टैरिफ को लेकर के हो या वीकेंड पे जो H1B वीजा को लेकर के दिक्कतें खड़ी हुई, और आज से जो नई GST की दरें लग रही है, तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है। मुझे लगता है कि इस वक्त ट्रम्प टैरिफ वगैरह को देखते हुए थोड़े ऐसे सेक्टर जो एक्सपोर्ट बेस्ड है उसे थोड़ा या तो अवॉइड करना चाहिए या थोड़ा लंबी अवधि के लिए लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि वो कंपनियां एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे या कुछ। थोड़ी हालिया दिक्कतें हैं, वो अपनी जगह है। बट इस वक्त मैं समझता हूँ कंजम्पशन एज ए थीम ज्यादा बेटर होगा, जहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन पर जोर है। खास करके अगर आप कल प्रधानमंत्री जी की स्पीच भी सुने तो उन्होंने भी जोर दिया कि हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन पर जोर देना चाहिए, GST का भी फायदा उन्हें मिलने वाला है। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि जो FMCG पैक है या जो रिटेल के काउंटर्स हैं या इवन आप समझ लो कि जो टेक्सटाइल पैक है वो ज्यादा बेहतर लगता है। इसमें कुछ नाम अगर लेने हो तो मैं समझता हूँ FMCG में अगर लेने हो तो सबसे दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान लीवर ही है, जहाँ अगर आप देखो तो 60-70 हजार करोड़ की रेवेन्यू आती है और जिसमें 15 ऐसे ब्रांड है जिसके रेवेन्यू 1000 करोड़ के ऊपर की है। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ एक सेफ बेट ये हो सकता है। इवन मिड कैप की बात की जाए इस पूरे स्पेस में तो इमामी या मैरिको, ये 2 काउंटर्स हैं जो पर ध्यान रखी जा सकती है, जो कि न केवल अर्बन बल्कि
रूरल डिमांड के चलते भी फोकस में रहने वाले हैं। इस बार मानसून बहुत अच्छा हुआ है तो रूरल डिमांड भी निकल करके आएगी। उसके अलावा टेक्सटाइल की बात की जाए तो मैं समझता हूँ वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद, ये कुछ एक काउंटर्स है जहां ध्यान दिया जा सकता है। तो ऐसे मैं समझता हूँ स्कैटर्ड है। इवन बैंकिंग एज ए स्पेस इस वक्त हमें बहुत अच्छा लगता है। बैलेंस शीट्स प्राय सभी पीएसयू बैंकिंग साइट्स की क्लीन अप हो गई है और जिस तरीके के रेट कट का माहौल बना हुआ है, पिछले दिनों भी रेट कट्स हुए हैं, तो उससे इनका बॉन्ड पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन हो सकता है। तो लार्ज कैप में एसबीआई या मिड कैप की बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये कुछ नाम हैं जहाँ ध्यान दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे ऑफकोर्स बैंकिंग पे एक बुलिश नजरिया बन रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। आपसे जो है अदानी ग्रुप पे टिप्पणी लेना चाहूँगा। जिस तरह डेट इक्विटी रेशियो कम हो रही है और इम्पॉर्टेंटली जो फॉरेन कैपिटल एक्सेस है वो और सस्ता हो जाएगा, जिस तरह इनकी डेट प्रोफाइल इंप्रूव हो रही है, इंडिया में रेटिंग अपग्रेड देखने मिला और हिंडनबर्ग का सबसे बड़ा ओवरहैंग हट गया है, तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी स्टॉक में जो है देखने मिल रही है पिछले 2 से 3 सेशन में। आप किस तरह देख रहे हैं अदानी ग्रुप और इस अदानी ग्रुप में कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं? राजेश जी बताएं। देखिए, ग्रुप तो पहले भी कामकाज कर रहा था, लेकिन दिक्कत वो हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट को लेकर के थी और उसका भी ओवरहैंग अब निकल गया है। अथॉरिटीज से भी क्लियरेंस मिलती जा रही है। डेट एक बड़ा इशू है, नो डाउट ऑन दैट, बट जिस तरीके के केपेक्स इनके प्लान्स है तो जाहिर सी बात है कि डेट का थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स पे रहना है। इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं न केवल भारत में, बल्कि फेड ने भी पहला कदम तो उठाया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो रिस्क मैनेजमेंट टूल रहा है और कोई रेट रिडक्शन साइकिल की कोई शुरुआत इस वक्त वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये तो है कि रेट रिडक्शंस चालू हो गए हैं, भारत में तो हो ही गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस तरीके से बूम चल रही है चारों तरफ, तो सरकार का जो रवैया रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस, पावर वगैरह, एनर्जी वगैरह पे, तो उसका सीधा सीधा फायदा इनको मिलता हुआ नजर आया। कुछ नए ऑर्डर विन भी हुए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ अडानी इंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन, ये 3-4 कंपनियां हैं जहां नजर रखा जा सकता है। लेकिन मैं कैविएट फिर देना चाहूंगा कि डेट लेवल्स अभी भी थोड़े हाईज हैं, लेकिन केपेक्स वगैरह को देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ी सी अपसाइड यहाँ बिल्कुल बन सकती है। तो किसी भी गिरावट में यहाँ इस कुछ एक काउंटर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर ओवरऑल मोमेंटम और खरीदारी की सलाह स्पेसिफिक काउंटर्स में। लेकिन चलिए यहाँ पर शो को भी कंजम्पशन में और कौन से स्पेस पे आपको लगता है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आपको अच्छा लग रहा है या कुछ और भी है आपके पास? शरद जी, कि ऑटो के बाद अगर कहीं नजर रखनी चाहिए तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे ही रखनी चाहिए, जहां हम समझते हैं कि इसी की कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। पिछले इस बार के जो समर सीजन थे वो थोड़ा शॉर्ट हो गए थे, इस वजह से उतने अच्छे नंबर्स नहीं आए। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बेहतर प्रदर्शन दिखा सकती है, खास करके ब्लू स्टार जैसी कंपनियां, जहां न केवल डोमेस्टिक बल्कि अगर विदेशों में भी उनका कारोबार देखें तो बहुत अच्छा फैला हुआ है, मार्जिन अच्छे हैं दूसरों के वनिस्पत, और मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी ब्लू स्टार बहुत अच्छी अपसाइड दे सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अब क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो एक फंडामेंटल कॉल पूरे बैंकिंग स्पेस पर भी हम चाहते हैं आपसे। क्या आपको लगता है ये स्पेस अब पूरी तरह से बॉटम आउट हो चुकी है क्या? देखिए, पीएसयू बैंकिंग अगर एक खेमा में पकड़ूं तो यहाँ पर अच्छा खासा रनअप हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राइवेट बैंकिंग किस तरह से प्लेस्ड है? उसी तरह अगर पूरा बीएफएसआई सेक्टर पकड़ना चाहे और एनबीएफसीज की ओर भी हम जाना चाहें तो फिलहाल वैल्यूएशंस आपको यहाँ पर किस तरह से आते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अब हम कंजम्पशन की बात ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रेडिट ट्रैजेक्टरी और रिटेल का जो डिमांड का एक हिस्सा है वो बढ़ता हुआ हम देखेंगे, तो काफी ऑप्टिमिज्म अब बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या व्यू है आपका? आपने सही कहा कविता कि जो कंजम्पशन की थीम बढ़ेगी तो क्रेडिट ऑप्टेक बढ़ेगी। हमने देखा पिछले कई क्वार्टर्स से बैंकिंग के प्रदर्शन अच्छे रहे, डिपॉजिट्स अच्छे आ रहे थे, एडवांसेस अच्छे हो रहे थे। जो दिक्कत थी वो क्रेडिट ऑप्टेक की थी। अब चूंकि प्राय सभी की बैलेंस शीट क्लीन अप हो चुकी है, एसेट क्वालिटी सबकी बेहतर हो गई है, एनआईएम्स में सुधार होना जस्ट एक वक्त की बात है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बीएफएसआई एज ए होल पूरा लिया जाए तो मैं समझता हूँ इसे 2 खेमे में बांटा जाए, एक बैंकिंग में, एक नॉन बैंकिंग में। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की पहले ली जाए बात, तो मैं समझता हूँ कुछ बहुत अच्छे स्टॉक्स इस खेमे में है।
जैसे कि पूना वाला फिनकॉर्प या जियो फिनकॉर्प, जियो फाइनेंशियल, जहां पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई 12 महीना 18 महीने की व्यू लेता है तो यहाँ से बहुत अच्छी अपसाइड देखी जा सकती है। हालांकि पूना वाला में बहुत अच्छी बढ़त हो गई है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से प्रमोटर्स ने नए पैसे डाले हैं, जिस तरीके के नंबर्स बेहतर होते हुए नजर आए, कुछ एसेट क्वालिटी की दिक्कतें थी वो भी लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में क्लीन अप हो गया, मुझे यहाँ से बड़ी अच्छी अपसाइड दिखती है। जियो की बात की जाए तो जिस तरीके के कारोबार नए फैला रहे हैं, इंश्योरेंस में जा रहे हैं, लैस में जा रहे हैं, ट्रेजरी के जो रिलायंस के शेयर हैं यहाँ से अच्छी अपसाइड हो सकती है। इसके अलावा बजाज ट्विंस तो अपनी जगह है। बैंकिंग की बात अगर की जाए तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में अगर कहा जाए तो एचडीएफसी बैंक दिग्गज बैंक है और वैल्यूएशन भी मेरे ख्याल से इतनी बढ़त के बाद भी बहुत कंफर्ट दे रहे हैं। मर्जर के बाद अगर आप देखें तो दुनिया के 8 सबसे बड़े बैंक्स में हो जाएगा। इस साल की बॉटम लाइन अगर कहूँ तो हमारे हाउस के अनुसार 80,000 करोड़ के आसपास की बॉटम लाइन ये बैंक रिपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। अब इसके अलावा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में कोटक एक ऐसा बैंक है जहाँ वैल्यूएशन हमें अच्छे लग रहे हैं। पीएसयू साइड्स में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये कुछ नाम है जो हमें लगता है जिस तरीके के प्रदर्शन इन्होंने पास्ट में दिखाए हैं उनको अगर देखा जाए तो यहाँ से अच्छी अपसाइड हो सकती है। एसबीआई में तो खास करके उनके सब्सिडियरीज की जो वैल्यूएशन है वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। जो है हरे निशान में थे, लेकिन आज का सबसे बड़ा लॉस आईटी सेगमेंट में था और उसके कारण जो है बाजार भी जो है लाल निशान में जो है बंद हुआ है। दोनों ही बेंचमार्क इंडिसेस में हमने देखा कि गिरावट आई है, सिर्फ अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में ही जो है हरे निशान में बंद हुए हैं। लेकिन चलिए अब शो को हम समाप्त करते हैं। राजेश जी, श्रीकांत जी, नीलेश जी, बहुत अच्छा लगा आपने जो है समय निकाला हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। और सीजन्स ग्रीटिंग्स भी, आज पहला दिन है। लेकिन चलिए शो को समाप्त करते हैं, मुझे और कविता को आज्ञा दें, धन्यवाद।